अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू बॉटनी वर्ल्ड। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। इससे पहले मैं दो वीडियोस बना चुका हूं। पहली वीडियो के अंदर हमने देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट जो वीडियो थी सेकंड, उसके अंदर हमने देखा था बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स इंपॉर्टेंस। जबकि इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन एंड प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। और वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि इस टॉपिक से SLO बेस्ड कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। पहले तो ये था कि सिंपल क्वेश्चन आ जाते थे कि डिफाइन क्लासिफिकेशन, व्हाट आर द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, लेकिन SLO बेस्ड में होते टॉपिक तो वही हैं, लेकिन थोड़ा बहुत इधर उधर करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिसाल के तौर पर क्वेश्चन ये बन सकता है, वाई ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। आपने बताना है कि क्यों, कैसे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया है। वो तमाम क्वेश्चन आपको एंड पे मैं बताऊंगा। चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। बियोलॉजिस्ट हैव आइडेंटिफाइड एंड डिस्क्राइब अबाउट 2 मिलियन काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, 0.5 मिलियन टाइप्स ऑफ प्लांट एंड 1.5 मिलियन ऑफ एनिमल। बियोलॉजिस्ट ने 2 मिलियन काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई भी किया है और साथ ही उनकी डिस्क्रिप्शन भी दी है, मीन्स साइंटिफिक नेम दिए हैं, उनका डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में प्रेजेंट किया है कि एक ऑर्गेनिज्म है, उसका ताल्लुक कौन सी फैमिली से है, उसका ताल्लुक कौन से ऑर्डर से है, उसका ताल्लुक कौन सी क्लास से है, उसका ताल्लुक कौन से फाइलम से है और एट द एंड उसका ताल्लुक कौन से किंगडम से है, किस किंगडम से है। ये तमाम बातें साइंटिस्ट ने, बायोलॉजिस्ट ने डिस्क्राइब की हैं। तो इस दुनिया के अंदर 2 मिलियन डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म हैं, उनमें से 0.5 मिलियन तो प्लांट हैं और जबकि 1.5 मिलियन एनिमल हैं। These are only small percentage of the total kinds estimated to live on the earth. साइंटिस्ट ने जो अंदाजा लगाया है कि इस अर्थ के ऊपर कितने किस्म के जानदार पाए जाते हैं, तो 2 मिलियन एक स्मॉल परसेंटेज है उसकी। तो इसका मतलब है कि आगे बहुत से ऑर्गेनिज्म डिस्कवर होने वाले हैं। टू स्टडी सच ए लार्ज कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, बियोलॉजिस्ट क्लासिफाई देम। अब इस तमाम बड़े गिरोह को पढ़ने के लिए जो 2 मिलियन डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म हैं, बियोलॉजिस्ट ने, साइंटिस्ट ने इनको क्लासिफाई किया है। अब ये डेफिनेशन है, क्लासिफिकेशन इज द मेथड, एक मेथड है बाय विच बियोलॉजिस्ट डिवाइड ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। क्लासिफिकेशन एक मेथड है जिसके अंदर बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म को ऑन द बेसिस ऑफ दैट सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस की बुनियाद पर उनको ग्रुप्स और सब ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, अरिस्टोटल क्लासिफाइड ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट। वो हैबिटेट एयर भी हो सकती है, वाटर भी और लैंड भी। अरिस्टोटल ने सबसे पहले ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट। अब हैबिटेट किसे कहते हैं? हैबिटेट द प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव, ऐसी जगह जहां पर जानदार रहते हैं उसको हैबिटेट कहते हैं। हाउ एवर इट वॉज नॉट जस्टिफाइड एज एनिमल इन वन ग्रुप मे हैव नथिंग इन कॉमन एक्सेप्ट देयर हैबिटेट। अब ये जो क्लासिफिकेशन थी, इसके मुताबिक ये तय कर दिया गया कि कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जो पानी में रहते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जो हवा में रहते हैं और कुछ ऑर्गेनिज्म सॉइल के ऊपर, मींस के लैंड के ऊपर रहते हैं। अब ये इतनी बेटर क्लासिफिकेशन नहीं है। मिसाल के तौर पर हम 2 मिसालें ले लेते हैं। एक है हमारे पास फिश और दूसरा है टर्टल। अब इनको एक ग्रुप में रखा गया है जिनको कहते हैं इक्वेटिक, वाटर में रहने वाले। अब इन दो जानदारों के अंदर एक चीज कॉमन है, वो ये है कि इनका हैबिटेट एक है, मतलब ये कि पानी के अंदर रहते हैं। लेकिन जब फर्दर स्टडी करते हैं कि उनका जो मूड ऑफ न्यूट्रिशन है, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है, उसकी बॉडी के जो सिस्टम्स हैं, वो कभी भी एक दूसरे से यकसान नहीं है बल्कि मुख्तलिफ हैं। तो ये एक बेटर वे ऑफ क्लासिफिकेशन नहीं थी। Later biologists began to classify organism on the basis of physical characteristics. बाद में biologist ने organism को classify किया on the basis of their physical characteristics. अब ये physical characteristics क्या हैं? जो बज़ाहिरी खुसूसियात हैं, जिस तरह के your height, your weight, size, shape। किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो साइज है, उसका जो हाइट है, उसकी जो वेट है, ये उसकी क्या है? फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। बाद में बायोलॉजिस्ट ने इस बुनियाद पर ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना शुरू कर दिया। सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर यूज्ड टू क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म आर एज फॉलोज। बाद में जो साइंटिस्ट ने क्लासिफाई किया ऑर्गेनिज्म को, उनमें जो चंद खुसूसियात का जिक्र है
वो दर्ज झैल है, हम देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल पाया जाता है या यूकैरियोटिक सेल्स पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल ऐसा सेल जिसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली और न्यूक्लियस नहीं होता, इस किस्म के सेल को कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। जबकि यूकैरियोटिक सेल ऐसा सेल जिसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस एंड एज वेल एज मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली, जिस तरह के माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडीज, क्लोरोप्लास्ट, जिस तरह के प्लास्टिड वगैरह हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये पाए जाते हैं, तो इस किस्म के सेल को यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। अब दूसरा क्राइटेरिया ये है कि जो जानदार है लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि आया वो एक सेल पर मुश्तमिल है या एक से ज्यादा सेल्स पर मुश्तमिल है। इसके अलावा क्या वो ऑटोट्रॉफ हैं या हेटेरोट्रॉफ हैं। ऑटोट्रॉफ का मतलब ये है कि उन ऑर्गेनिज्म के अंदर फोटोसिंथेटिक प्रोसेस पाया जाता है और वो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, तो उनको कहते हैं ऑटोट्रॉफ या फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। और जबकि वो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुराक के हवाले से दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म से खुराक को हासिल करते हैं, उनको हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं। अब जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है उसमें हैबिटेट, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को साथ साथ रखकर कुछ और भी कैरेक्टर से उनको सामने रखा गया और बाद में ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया गया। मॉडर्न क्लासिफिकेशन इज बेस्ड नॉट ओनली ऑन हैबिटेट एंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बट आल्सो ऑन जेनेटिक, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है जो आजकल भी यूज होती है, उसमें हैबिटेट के साथ साथ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को भी देखा गया और साथ ही कि जेनेटिक्स बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जिसमें हम स्टडी करते हैं ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। एनाटॉमी में इंटरनल ऑर्गन की स्टडी की जाती है, उनको डाइसेक्ट करके। फिजियोलॉजी फंक्शनिंग को कहते हैं और साथ साथ इवोल्यूशनरी हिस्ट्री कि एक ऑर्गेनिज्म आया है तो उसके इंसेस्टर क्या थे, कहाँ से इवॉल्व हुआ है, तो इसको कहते हैं इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। या फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप that is present between ascendant and descendant, या ऐसा रिलेशनशिप जो एक ताल्लुक जाहिर करता है एंसेस्टर का और डिसेंडेंट के साथ, तो इसको कहते हैं इवोल्यूशनरी हिस्ट्री या फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, as discussed earlier, classification is the arrangement of organism on the basis of certain characteristics। पहले हमने अभी डिस्कस किया है कि क्लासिफिकेशन क्या है, ये एक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म है। किसकी बुनियाद पर, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी बुनियाद पर, जो सिमिलर चीजें हैं उनको एक ग्रुप में रखते हैं, जो उनसे मुख्तलिफ होती हैं उसको दूसरे ग्रुप में रखते हैं। इसी को क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन कहते हैं। द एम्स ऑफ क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म इनटू सर्टेन ग्रुप्स आर, ये जो मकसद है क्लासिफिकेशन का जो साइंटिस्ट करते हैं और ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं, वो मकासद दर्ज झैल हैं। To determine similarity and differences among organisms so that they can be studied easily। साइंटिस्ट ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हैं, क्राइटेरिया ये है सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस की बुनियाद पर, ताकि उनको स्टडी करना आसान हो सके। सेकंड, to provide an idea about the sequence of evolution of organism from simple to complex। दूसरा ये है कि साइंटिस्ट ने ये सोचा कि अगर हम ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हैं ग्रुप्स और सब ग्रुप्स के अंदर, तो इससे हमें मालूम हो सकेगा कि एक जो ऑर्गेनिज्म आया है, ठीक है, उसका जो एवोल्यूशन का जो सीक्वेंस है, कहाँ से आया है, उनके दरमियान में आने वाले ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं, उसके बारे में कुछ अंदाजा लगाया जा सके। थर्ड वन, टू एक्सप्रेस रिलेशनशिप बेस्ड ऑन कॉमन फीचर्स। अब दो ऑर्गेनिज्म हैं और उनके दरमियान कोई चीज कॉमन आ जाती है, तो उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको बता सकें, तो ऑर्गेनिज्म को इसलिए भी क्लासिफाई किया गया, ये भी मकसद था। Fourth one and last one is that to name and place organism in proper group। क्लासिफाई करने का सबसे बड़ा मकसद और अहम ये था कि हर ऑर्गेनिज्म को एक खास नाम दिया जा सके और उसको एक प्रॉपर ग्रुप में भी डिवाइड किया जा सके। प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन, वो क्या असूल हैं जिनको मद्देनजर रखकर ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जाता है। Organisms are classified on the basis of apparent similarity among them। अगर कोई 4-5 ऑर्गेनिज्म हैं, उनको एक अलग-अलग ग्रुप में डिवाइड किया जाए, तो हमारा मकसद ये होगा, जो हमारा असूल ये होगा, जो बायोलॉजिस्ट फॉलो करते हैं, उनमें जो बज़ाहिरी खसूसियात आपस में कॉमन होंगी, पाई जाती होंगी, उनको एक ग्रुप में रखेंगे। सेकंड, ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इन वन ग्रुप और इन क्लोजर ग्रुप if they have more homologous structures।
ऑर्गेनिज्म को एक ग्रुप या क्लोजर ग्रुप में रखा जाएगा अगर उनके अंदर होमोलोगस स्ट्रक्चर है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट। होमोलोगस स्ट्रक्चर ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं या ऐसे ऑर्गन होते हैं ऑल दो कि वो मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, लेकिन उनके अंदर जो नंबर ऑफ बोन्स हैं, बोन्स की जो अरेंजमेंट है या जो उनका एक आपस में बोन्स का जो ताल्लुक है वो बिल्कुल एक तरह से हो, लेकिन मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाने की सूरत में उनके फंक्शन डिफरेंट हो चुके हों। मिसाल के तौर पर ह्यूमन का जो हेड है, इसके अलावा जो बैट, मैमल्स है और व्हेल जो एक मछली है, उनकी जो बोन्स होती हैं फोर लिम्ब की बिल्कुल एक तरह से हैं। उनकी जो नंबर ऑफ बोन्स है, अरेंजमेंट ऑफ बोन्स है, वो एक तरह से। इसका मतलब यह है कि इनका इंसेस्टर एक हो सकता है, ठीक है। और साथ ही लेकिन मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म में पाए जाने की वजह से अब हर ऑर्गेनिज्म अपनी ही इकोसिस्टम के अंदर रहता है, उसकी एक अपनी इन्वायरमेंट होती है, तो वहाँ उसके फंक्शन कुछ और बन जाते हैं। इंसान के अंदर उसका फंक्शन ग्रेस्पिंग है, जबकि बैट के अंदर वही जो नंबर ऑफ बोन्स भी सेम है, अरेंजमेंट भी सेम है, वो लिम्ब जो है वो एक विंग की शक्ल इख्तियार कर लेता है और वो उसको उड़ने में हेल्प करता है। तो इसको कहते हैं होमोलोगस स्ट्रक्चर। और ये अंदाजा देते हैं, एक आइडिया देते हैं कि इनका इंसेस्टर एक होगा। थर्ड वन, एनाटॉमिकल फीचर्स एंड एवोल्यूशनरी हिस्ट्री इज आल्सो कंसीडर्ड ड्यूरिंग क्लासिफिकेशन। ये भी एक असूल है कि जब भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया जाए तो साथ एनाटॉमिकल फीचर्स को भी देखें, उसकी एनाटॉमी की स्टडी करें, साथ ही उसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी मद्देनजर रखा जाए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन और एट द एंड हमने देखा एम्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। अब जो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि क्योंकि SLO बेस्ड पेपर आएंगे KPK के अंदर, ये तय हो चुका है ऑल बोर्ड्स ऑफ KPK। इस मरतबा जो पेपर्स होंगे सबके वो SLO बेस्ड हैं, कंसेप्चुअल टाइप पेपर बनेंगे। तो कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको मैं बता देता हूं जो इस टॉपिक से आ सकते हैं। तो SLO बेस्ड क्वेश्चन दैट आर आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक। SLO बेस्ड क्वेश्चन जो इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं, वाई ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। आपने आंसर करना होगा कि ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में क्यों डिवाइड करते हैं। तो ये एम से एक क्वेश्चन लिया गया है, एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन से, जिसमें साइंटिस्ट क्या करते हैं, बायोलॉजिस्ट ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं ताकि उनकी स्टडी ईजी से ईजी हो सके। विच क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय अरिस्टोटल। अरिस्टोटल ने जो ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया है वो कौन सा क्राइटेरिया उसने यूज़ किया है, हैबिटेट की बुनियाद पर किया है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पर किया है, या इसके अलावा और एस्पेक्ट को सामने रख कर किया है, ये आपने बताना है। मैंने अभी आपको पढ़ाया है, अभी आपको मालूम होगा। इसके अलावा ब्रीफली एक्सप्लेन द एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। जो क्लासिफिकेशन के एम्स हैं आपने बताने हैं। इसके अलावा फोर्थ वन, डिस्क्राइब द बेसिस ऑफ मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का जो बेसिस था, क्राइटेरिया है, वो आपने बताना है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।